गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट 6 जिसमें हमारे दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। पहले कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम उसी वे में यहाँ चलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी कंक्लूजन से कुछ लॉ बनाएगा, वहां पढ़ेंगे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। फैराडे लॉ में कुछ कमी रह जाएगी जो दूर होगी लेंज लॉ से। फिर सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो केवल लेंज लॉ में ही फॉलो की जाती है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉज। कौन कौन से? एक तो पढ़ा हमने फैराडे लॉ, एक पढ़ा हमने लेंज लॉ। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की बात की जाएगी। पहला मेथड करेंगे बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस टाइप का होगा, कैसा होगा। सेकंड बाय चेंजिंग इन द एरिया ऑफ द कॉइल, जिस कॉइल को हम मोशन कराएंगे मोशनल ईएमएफ। थर्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें उसकी तीन कैटेगरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इंपॉर्टेंट एडी करंट, देन सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, देन म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेम उसी टाइप में है जिस टाइप में हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था। वहाँ फॉर्मूला पढ़ा था हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करने का, फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड का ई मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल बी से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एज इट इज बना रहेगा। Magnetic flux को फाइव। Magnetic flux through any surface in the number of magnetic lines of force passing normally through the surface. It can also be defined as the product of the area of the surface and the component of the magnetic field normal to the surface. पढ़ा था हमने d phi is equal to, वहां पढ़ा था E dot ds. E is the electric field and ds is the area vector. तो यहां बन जाएगा d phi is equal to मैग्नेटिक फील्ड b dot ds। डॉट प्रोडक्ट खोल दिया जाए तो d phi is equal to b ds cos theta। ds cos theta क्या है भाई? ये सरफेस वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट। सिंपल फॉर्म में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to b dot a या b a cos theta। फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, जैसा कंडीशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी वैसे के वैसे ही है। पॉजिटिव फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव इफ थीटा बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो एंड बिलोंग्स लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा बिलोंग्स टू 270 डिग्री थ्रू 360 डिग्री। तो फाई की वैल्यू हमेशा कैसी बनी रहेगी? पॉजिटिव बनी रहेगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू इन एंगल्स में हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है। नेक्स्ट जीरो फ्लक्स की देन परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, इफ थीटा इज 90 डिग्री। थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी और एरिया वेक्टर ए के बीच का एंगल है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, एरिया में से किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं होगी। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 270 डिग्री पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो बनी रहेगी। नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा है तो व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 90 टू 270 डिग्री, 90 टू 270 के बीच में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव बनी रहती है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। फ्लक्स इज मैक्सिमम एट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड इज phi इज इक्वल टू b इनटू a। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा phi इज इक्वल टू b a cos थीटा। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग, किस किस चीज में चेंजिंग करने से चेंज होगा? पहला द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लिख रहा है phi इज इक्वल टू b a cos थीटा, या तो b में चेंजिंग कर दो तो phi चेंज हो जाएगा।
तो पहला बता रहा है ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग ऑफ फर्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स वीक बना रहेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर। सेकंड फॉर्मूले में आ रहा है एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल ए चेंज किया जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। थर्ड द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंड एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। इसका मतलब ए कंपोनेंट जो बन रहा है ए cos थीटा या ए को रखें तो बी cos थीटा, इन कंपोनेंट में चेंजिंग की जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। वहां पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों डॉट प्रोडक्ट से प्रोड्यूस हो रही है, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। The CGS unit of magnetic flux is Maxwell. 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell या 1 Maxwell is equal to 10 to the power minus 8 Weber, ये दोनों में रिलेशन को शो करता है। इसका मतलब SI सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर है, CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट मैक्सवेल है। वेबर और मैक्सवेल में मैंने रिलेशन बता दिया, 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell। इन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विथ नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो पर यूनिट एरिया क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट बाय फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है फैराडे लॉ क्या है, ये फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, एक कॉइल दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है। इधर हमने एक बार मैग्नेट ली जिसमें एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है। कंडीशन क्या देखेंगे, बार मैग्नेट को यदि कॉइल को रेस्ट रखते हुए बार मैग्नेट को मूव कराया जाए तो एक कॉइल में साउथ पास जाएगा तो दूसरी कॉइल के लिए नॉर्थ दूर जाएगा। सेकंड वाले में उल्टा कर दिया, हमने क्या कर दिया, बार मैग्नेट को उल्टा कर दिया तो एक में अब एन पास जाएगा तो एस दूर जाएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकले देखिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग एट डिफरेंट एंगल्स एट द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन देखिए, ऑब्जर्व फर्स्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, इस पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे ही हम रिलेटिव मोशन कराएंगे बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सेकंड द इंड्यूस्ड polarities of magnetism in the coil. Third the direction of current through the galvanometer and hence the deflection of the galvanometer. Fourth that the induced current EMF is available only as long as there is relative motion between the coil and magnet। देखिए वापस अपने एक्सपेरिमेंट को, तो एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि जब भी रिलेटिव मोशन कराया जाए या तो कॉइल का या मैग्नेट का, या तो कॉइल को रेस्ट रख लो मैग्नेट को मूव कराओ, या मैग्नेट को रेस्ट रख लो कॉइल को मूव कराओ, जब भी कॉइल से पास आउट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आती है तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जिससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। देखा हमने ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कॉइल से पास आउट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग से कॉइल में मैग्नेटिक या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कॉइल चेंज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग डिफरेंट एंगल इन द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। नोट पहला पॉइंट, coil can be moved by fixing the magnet. Second, both the coil and magnet can be moved towards each other or
away from each other. There must be a relative velocity between them. Magnetic flux link with the coil changes relative to the position of the coil and the magnet. Current and hence the deflection is large if the relative velocity between the coil and magnet and hence the rate of changing of flux across the coil is more. सेकेंड एक्सपेरिमेंट, अभी हमने क्या करा था, हमने एक तो मैग्नेट ली थी और एक कॉइल ली थी. अब एक दोनों कॉइल ले रहे हैं, एक में तो कैलोमीटर कनेक्ट है और एक में इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट किया गया है. इसमें कलर्स करंट को इंक्रीज भी किया जाता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है. तो क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंट देखें. When the primary circuit is closed, current grows from 0 to the maximum value. इसका मतलब जो सेकंड कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू को जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज किया जा सकता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूस्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल. जैसे इसमें करंट चेंज होगा तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम चेंजिंग होगी. ऑब्वियसली इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स में भी मिनिमम टू मैक्सिमम चेंजिंग आएगी. This changing magnetic flux is linked with across the secondary coil. Secondary coil में क्या कनेक्ट है, केवल गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है. And induced a EMF in the secondary coil. The induced EMF and hence deflection is galvanometer lasts only as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil will be changed. So when the primary circuit is open means current zero कर दी जाए, then current decreases from the maximum value to zero. During this period changing current induced changing magnetic flux across the primary coil. This changing magnetic flux is linked with across the secondary coil and induced current या EMF in the secondary coil. However, note that the direction of current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is opposite in the previous case. फर्स्ट कंडीशन में जैसा डिफ्लेक्शन आया था उसका जस्ट अपोजिट इसका होता है. जब प्राइमरी कॉइल में करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की डिक्रीजिंग कंडीशन में वही करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाती है. इसका मतलब पोलैरिटी चेंज करने पर करंट की पोलैरिटी ऑब्वियसली चेंज मिलती है. इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या निकलता है. फर्स्ट लॉ जो ये बताता है कि मैग्नेटिक या ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुआ है. सेकंड लॉ ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. लॉ फर्स्ट, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit and EMF and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. Second, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of the change in magnetic flux linked with the circuit. Means E is directly proportional to d phi by dt. d phi by dt के change of magnetic flux with respect to टाइम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, वेयर के इज द कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ फ्यूजन सच दैट के इज इक्वल टू 1. तो फॉर्मूला रह जाता है E इज इक्वल टू d phi by dt. E इज द इंड्यूस्ड EMF and d phi by dt इज द रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम. मान लिया मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू phi1 to phi2 चेंज हो रही है, देन E इज इक्वल टू phi2 minus phi1 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम 0 to t तक. नेक्स्ट, फैराडे लॉ से हमने ये तो देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसीजर से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. बट किस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, किस कंडीशन में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, इस कॉन्सेप्ट को फैराडे नहीं समझा पाया. इसे समझाया किसने, लेंज ने. हम ऐड करते हैं Lenz law. The direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes the change that it produces it. तो Lenz क्या कह रहा है, Lenz कह रहा है कि EMF की हर कंडीशन में जो प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड करंट है वो अपने प्रोडक्शन चेंजिंग का अपोज करती है.
If the current is induced due to the motion of magnet, then the induced current is in the coil sets itself to stop the motion of the magnet. इसका मतलब हमेशा क्या करेगी, जिस चीज जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है उसका अपोज करेगी. If the current is induced due to the change in current in the primary coil, then the induced current is such that tends to stop the change which the region of produces. लेंज लॉ और लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमने क्या देखा, लेंज लॉ बेस्ड ऑन फेराडे लॉ. फेराडे लॉ में क्या देखा हमने कि फेराडे लॉ में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, परंतु ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा कि किस कंडीशन में वो एंटी क्लॉक फ्लो होगी, किस कंडीशन में वो क्लॉकवाइज फ्लो होगी. बट लेंज लॉ इस कमी को दूर करता है. लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इट प्रोड्यूस्ड इट. क्या कह रहा है कि ईएमएफ की ईच कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा अपोज करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हो रही है. किस चीज से उत्पत्ति हो रही है, हमने देखा फ्लक्स में चेंजिंग के कारण. अभी हमने पढ़ा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. लेंज लॉ क्या है, इसमें किस प्रकार से एनर्जी कंजर्व रहती है. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज ऑफ द प्रोड्यूसेस इट. क्या कह रहा है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपनी उत्पत्ति का विरोध कर रहा है. इट इज दिस पोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इन कॉजिंग दैट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या कह रहा है कि इस अपोजिंग में जो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वही मैकेनिक वर्क क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है. इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं हुआ बल्कि एनर्जी क्या हुई, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. thus Lenz law is accordance with the law of conservation of energy. It, however, the reverse would happen, means induced EMF does not oppose or aids of the change. Then the little change in magnetic flux would produce an induced current which would be help the change of flux further, thereby producing more current. This increased EMF would then cause further change of flux and it would further the increase of current, so on. This would create energy out of nothing which would violate the law of conservation of energy. क्या कह रहा है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जिस चीज से प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है. तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट कंडीशन में हमने जो डायग्राम बनाए थे उसको गौर से देखें कि जब बार मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल के पास में ले जाएंगे तो कॉइल का जो फ्रंट वाला सरफेस है वो टेम्परेरी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट जब हम बार मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो इस अट्रैक्शन के अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क क्या होगा, जो मैकेनिकल वर्क है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म में कॉइल में सेव हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. इसके अपोजिट जब हम इसको नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले जा रहे हैं तो जिसका सामने वाला फ्रंट वाला जो सिरा है वो टेम्परेरी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. पास ले जाने में नॉर्थ एक दूसरे को रिपल्स करेंगे. इस रिपल्शन के अपोजिट इन्हें पास ले जाने में जो मैकेनिकल वर्क होगा फिर वो चेंज होकर इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. इसका मतलब लेंज लॉ में किसी भी कंडीशन में चाहे कॉइल पास आए चाहे मैग्नेट दूर जाए, जो मैकेनिकल वर्क है वही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है. इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है. नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन द बॉथ लॉ. बॉथ लॉ का मतलब फेराडे लॉ पर बेस्ड भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और लेंज लॉ पर भी ड्राइव करेंगे. इसे हम कल करेंगे.